नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं नए तेवर नए कलेवर के साथ नया सवेरा के इस बेहद विशेष अंक को लेकर। आज का दिन खबरों के लिहाज से देखा जाए तो बहुत खास है। तमाम बड़ी खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ेंगे हमारे तमाम संवाददाता जिनसे विस्तार से होगी बातचीत। मैं हूं शहला निगार। शुरुआत करेंगे सुबह की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की मुलाकात आज। द्विपक्षीय संबंधों पर होगी बातचीत। 2 दिन के भारत दौरे पर हैं कतर के शेख। ज्ञानेश कुमार होंगे देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त। आज रिटायर हो रहे वर्तमान सीईसी राजीव कुमार की लेंगे जगह। डॉक्टर विवेक जोशी को बनाया गया नया चुनाव आयुक्त। जम्मू कश्मीर में नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल भी होंगे मौजूद। दिल्ली में बीजेपी सरकार के शपथ समारोह की तैयारियां हुई तेज। साथी नेताओं के साथ आज रामलीला मैदान जाएंगे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। सीएम के नाम का कल होगा खुलासा। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में शीर्ष अमेरिकी और रूसी राजनयिकों की बैठक। रूस यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने पर होगी चर्चा। तो शुरुआत करते हैं नया सवेरा की भारत कतर दोस्ती के नए आयाम के साथ। जी हां, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का आज राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया जाएगा और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर के बीच आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बैठक होगी। बैठक में द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा होगी और इसके बाद सहमति पत्रों का आदान प्रदान होगा। कतर के अमीर राष्ट्रपति मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय की ओर से उम्मीद जताई गई है कि कतर के अमीर की यात्रा दोनों देशों की बढ़ती बहुआयामी साझेदारी को और ज्यादा गति प्रदान करेगी। कतर के अमीर के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी होगा जिसमें मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और व्यापारिक नेता शामिल होंगे। अल सानी प्रधानमंत्री मोदी के आमंत्रण पर 2 दिन के भारत दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने खुद कल शाम हवाई अड्डे पर जाकर उनकी अगवानी की। कलाकारों ने परंपरागत अंदाज में कतर के अमीर और उनके प्रतिनिधि मंडल का अभिनंदन किया। आपको बता दें कि कतर के अमीर की ये दूसरी भारत यात्रा है। इससे पहले वो मार्च 2015 में भारत आए थे। भारत और कतर के बीच मैत्री, विश्वास और पारस्परिक सम्मान पर आधारित गहरे ऐतिहासिक रिश्ते हैं। दोनों देशों के बीच हाल के वर्षों में व्यापार की बात हो या फिर निवेश की, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति समेत विभिन्न क्षेत्रों में रिश्ते जो हैं वो लगातार मजबूत होते चले गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा था कि कतर में रह रहा भारतीय समुदाय उस देश में सबसे बड़ा प्रवासी समूह है और कतर की प्रगति और विकास में इसके सकारात्मक योगदान की सराहना की जाती है। तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से नई दिल्ली में मुलाकात की और इसके बाद जयशंकर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि नई दिल्ली में राजकीय यात्रा पर आए कतर के अमीर तमीम बिन हमद से मुलाकात कर बेहद सम्मानित महसूस कर रहा हूं। कई क्षेत्रों में दोनों देशों के सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उनके मार्गदर्शन की विदेश मंत्री ने सराहना की और उम्मीद जाहिर की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बातचीत से दोनों देशों की दोस्ती के करीबी रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे।
तो भारत और कतर के बीच लगातार द्विपक्षीय व्यापार में बढ़ोतरी हो रही है। दोनों देशों के बीच 70 के दशक में शुरू हुए कूटनीतिक रिश्ते, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के 2014 में सत्ता में आने के बाद से वहां से भारत का जो व्यापार है उसमें कारोबार में काफी तेजी आई है। कतर और भारत का सबसे बड़ा एनएलजी एलपीजी सप्लायर है। 2016 में कतर ने भारत के लिए एलएनजी की प्रति यूनिट कीमत आधी की। दोनों देशों में अहम रक्षा समझौते हैं और इसके तहत कतर जाते हैं भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड के जहाज। तो आपको बता रहे हैं भारत और कतर द्विपक्षीय व्यापार किस तरह से बेहद अहम है। दोनों देशों में अहम रक्षा समझौते भी हैं। भारत में केमिकल्स, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम का आयात होता है। कतर जाते हैं भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड के जहाज। भारत में केमिकल्स, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम का आयात होता है। भारत और कतर के रिश्ते जो हैं बेहद महत्वपूर्ण है। द्विपक्षीय व्यापार के लिहाज से देखा जाए तो भारत से अनाज, तांबा, लोहा और स्टील का निर्यात होता है। फल, सब्जी, मसाले, प्रोसेस्ड जो फूड है, इलेक्ट्रिक मशीनरी का निर्यात होता है। 70 के दशक में दोनों देशों के ये कूटनीतिक रिश्ते शुरू हुए थे, लेकिन 2014 के बाद से जिस तरह से व्यापार में तेजी आई है, जिस तरह से द्विपक्षीय व्यापार बढ़ा है, कारोबार में तेजी आई है, वो जो है अपने आप में प्रासंगिक है। जैसिका तनेजा हमारे साथ जुड़ रही हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुप्रभात जैसिका, अगर हम बात करें आज के उसकी, तो जिस तरह से देखा जाए भारत और कतर के रिश्ते जैसे मजबूत होते जा रहे हैं, ये जो कतर के अमीर का जो ये दौरा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज जो मुलाकात भी होगी, द्विपक्षीय संबंधों पर बात होगी और ज्यादा कैसे मजबूत बनाया जा सकता है इस पर बातचीत होगी, कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है। उनका पिछला दौरा 2015 में रहा था और आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद फरवरी 2024 में खुद कतर गए थे और ये एक ऐसा समय था जब हमारे 8 नेवल ऑफिसर जो कि डेथ रो पे थे, उनको कतर से स्पेशल जेस्चर की तरह एक रिलीज किया गया था। एक अच्छा डिप्लोमेटिक एफर्ट दिखाया गया था इंडिया की तरफ से। जैसे कि आपने बताया, भारतीय समुदाय काफी समय से कतर में है। बता दिया जाए हमारे दर्शकों को, 8.5 मिलियन पीपल, करीबन 8.5 मिलियन लोग वहां रहते हैं और काफी रेमिटेंसेस इंडिया को वापस भी आते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए ट्रेड भी काफी स्ट्रॉन्ग है इंडिया और कतर के बीच में। करीब 18 बिलियन डॉलर के आसपास बताया जाता है, जिसमें से इंडिया का एक्सपोर्ट रहता है करीब 1.9 बिलियन। और एक्सपोर्ट्स में जैसे कि आपने बताया हमारा जो योगदान है वो काफी है, चाहे वो स्टील हो, चाहे वो राइस हो। बल्कि कतर एक सस्टेनेबल, एक काफी रिलायबल एनर्जी सप्लायर भी रहा है। स्पेशली अगर हम बात करें एलपीजी और एलएनजी के बारे में, जैसे आप भी थोड़े समय पहले बता रही थी, वो एक अहम कड़ी है दोनों के रिश्तों के बीच में। एक एनर्जी सप्लाई जो आता है कतर से, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं हमारी 70% जो एनर्जी नीड्स है वो बाहर के देशों से इंपोर्ट करी जाती है और कतर एक इम्पोर्टेंट देश है जिसके साथ हम एलपीजी और एलएनजी का ट्रेड भी करते हैं। उसके अलावा भी ये विजिट काफी इम्पोर्टेंट है, न कि सिर्फ भारत की तरफ से बल्कि कतर की तरफ से भी। जिस तरीके से आप वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट्स देखती हैं और कतर का एक अहम रोल रहता है सीज फायर नेगोशिएशंस में भी, तो इंडिया के लिए भी एक रिलेशनशिप, एक संबंध बना के रखना कतर से, एक बड़े पावर हाउस नेशन कतर, जैसे कि कतर और सऊदी अरेबिया हमारे एलाइज रहे हैं। कतर भी उनमें से एक माना जाता है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी एक इम्पॉर्टेंट देश है जिसके साथ हमारे बायलैटरल रिलेशंस है। उसमें हमने कतर के साथ काफी बढ़ोतरी देखी है, एक रिश्ता बनते हुए काफी सालों से। आपको याद होगा डॉक्टर एस जयशंकर 2025 में अपना पहला जो उनका पहली यात्रा थी वो कतर को रही थी। तो एक अहम देश है और आज का दिन एक महत्वपूर्ण दिन रहेगा दोनों देशों के संबंध के बीच में। क्या एमओयू साइन होते हैं और कैसे ये रिश्ता आगे बढ़ता है?
बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि कौन कौन से एमओयू साइन होते हैं, कैसे ये रिश्ता आगे बढ़ता है और कितना महत्वपूर्ण है कतर भारत के लिए। ये इस बात का अंदाजा जैसे का इस बात से भी लगाया जा सकता है जिस प्रकार से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट जाकर उनकी अगवानी की, उनका स्वागत किया और अब आज जब दोनों की मुलाकात होगी तो ये रिश्ते किन आयामों को छूते हैं ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों से ये तमाम इनपुट साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नए चुनाव आयुक्त की। जी हां, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। वो आज रिटायर हो रहे राजीव कुमार की जगह लेंगे। ज्ञानेश कुमार निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा, जिसके कुछ दिन बाद निर्वाचन आयोग अगले लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है। कुमार 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान इस वर्ष के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव और 2026 में केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी संभालेंगे। ज्ञानेश कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय में अपने कार्यकाल के दौरान जम्मू कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधानों को निरस्त किए जाने के बाद निर्णय को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और 15 मार्च 2024 को निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला था। ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के IAS अधिकारी हैं। उन्होंने केरल सरकार में एर्नाकुलम के सहायक जिलाधिकारी, अडूर के उप जिलाधिकारी और SC/ST के लिए केरल राज्य विकास निगम के प्रबंध निदेशक, कोचीन निगम के नगर आयुक्त के अलावा अन्य पदों पर भी काम किया है। केरल सरकार के सचिव के रूप में कुमार ने वित्त संसाधन, फास्ट ट्रैक परियोजनाओं और लोक निर्माण विभाग जैसे विविध विभागों को संभाला है। भारत सरकार में उन्हें रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव एवं अतिरिक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय में सचिव और सहकारिता मंत्रालय में सचिव के रूप में काम करने का समृद्ध अनुभव है। तो व्यापक प्रशासनिक अनुभव है ज्ञानेश कुमार का। केरल राज्य परिवहन परियोजना के परियोजना निदेशक भी रहे हैं वो। तो भारत सरकार में रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव का पदभार भी संभाला है। व्यापक प्रशासनिक अनुभव रखते हैं। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव एवं अपर सचिव के तौर पर कार्य कर चुके हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय में भी सचिव के तौर पर अपनी योगदान दे चुके हैं। वहीं हरियाणा कैडर के 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी विवेक जोशी को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। जोशी 2031 तक निर्वाचन आयोग में कार्य का निर्वहन करेंगे। IAS विवेक जोशी मूल रूप से यूपी के इलाहाबाद जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने IIT रुड़की से मैकेनिकल इंजीनियरिंग और स्विट्जरलैंड के ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट जिनेवा से अर्थशास्त्र में PhD की डिग्री हासिल की। उन्होंने प्रोफेसर रिचर्ड बाल्डविन के मार्गदर्शन में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। वो रुड़की विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं, जहां उन्होंने 1987 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में BE किया था। 2014 से 2017 के दौरान उन्होंने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्य किया है। आयोग में शामिल होने से पहले चंद्रा ने CBDT से इस्तीफा दे दिया था। हरियाणा के पूर्व मुख्य सचिव जोशी जनवरी 2019 से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे। तो विवेक जोशी का भी व्यापक प्रशासनिक अनुभव रहा है। लगभग 4 वर्षों तक गृह मंत्रालय में रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त भी रहे हैं। 2014 से 2017 तक भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव की भूमिका निभा चुके हैं। स्वच्छ भारत कोष SBK के पहले और व्यापक प्रशासनिक अनुभव के मालिक हैं विवेक जोशी और ऋषि कुमार ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषि,
सुप्रभात। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त KCC जो है बनाया गया है। ये किस प्रकार से ये चुनाव प्रक्रिया होती है, इसके बारे में बताइए, और क्या कुछ चुनौतियां अब उनके सामने होंगी वो भी बताइए। देखिए, जब से नया कानून बना है चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर, जो उनके चयन प्रक्रिया है, उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में ये पहले मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे देश के, जो कि नए कानून के बाद चुने गए हैं। हम जानते हैं कि जो नया कानून है उसके हिसाब से एक लंबी प्रक्रिया इसमें तय की जाती है, जिसमें सबसे पहले कई विस्तृत नामों की जो सूची होती है उसका एक जो कमेटी के माध्यम से इसमें कई सारे लोगों के नाम की स्क्रूटनी की जाती है, और इस कमेटी के माध्यम से सिर्फ 5 लोगों के नाम, जो मुख्य कमेटी है जिसमें कि प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा हैं, इन लोगों के सामने 5 लोगों की सूची दी जाती है। उन 5 लोगों में से किसी एक नाम के चयन करने के बाद उसको राष्ट्रपति के पास संस्तुति के लिए भेजा जाता है, और बाद में राष्ट्रपति द्वारा इस पर संस्तुति मिलने के बाद नोटिफिकेशन के माध्यम से ये चयन संदेश के सामने आया है। हम जानते हैं कि ज्ञानेश कुमार पहले से ही चुनाव आयुक्त हैं, और ये ज्ञानेश कुमार जी खुद नए कानून के बाद ही चुनाव आयुक्त की प्रक्रिया में उस प्रक्रिया से ही चुनाव आयुक्त बने थे। तो कह सकते हैं कि 2 बार उन्होंने इस नए कानून के माध्यम से इस प्रोसेस को पास किया है। रही बात ज्ञानेश कुमार की, तो जैसे कि आपने बताया कि उनके पास लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है, और जिस तरीके से उन्होंने अब तक जो पिछले 1 दशक में जो भूमिका उन्होंने निभाई है, उससे कह सकते हैं कि देश के सामने आई तमाम चुनौतियां और जो तमाम प्रयास हुए हैं देश को आगे ले जाने के, उसमें उनकी अहम भूमिका रही है। चाहे वो अनुच्छेद 370 के हटाए जाने की प्रक्रिया हो, या फिर अन्य मंत्रालयों में जो गृह मंत्रालय से लेकर सहकारिता मंत्रालय तक जो तमाम उनके अनुभव हैं, वो उन्हें एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ अब मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में एक नया आयाम स्थापित करने का अवसर प्रदान करेंगे। जहाँ तक ज्ञानेश कुमार जी की बात करें तो आगरा के रहने वाले हैं मूलतः, और इनके पिता डॉक्टर थे, और इनके पास पूरा का पूरा इनका परिवार ख़ास तौर से प्रशासनिक सेवाओं में ही है। तो इस लिहाज से कहें तो ज्ञानेश कुमार जी के पास एक लंबा अनुभव के साथ साथ एक चुनौती, जैसे कि आपने बात की कि हमेशा चुनौती तो रहती है, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का जो कमिटमेंट संविधान ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को दिया है, चुनाव आयोग को दिया है, उसमें निश्चित तौर से उन्हें कसौटी पर खरा उतरना उनके लिए एक बड़ी चुनौती रहती है। इसमें जो सबसे पहला जो चुनाव है, कह सकते हैं कि बिहार का जो आने वाला चुनाव है, वो उन्हें संपन्न कराना है, और उसके बाद कई राज्यों में चुनाव होने, चाहे वो केरल में चुनाव होने हो, चाहे वो असम में चुनाव होने हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हो, इन सब तमाम राज्यों के जो चुनाव है ज्ञानेश कुमार जी के नेतृत्व में ही अब होने हैं। तो बहुत सारी चुनौतियां हैं। ख़ास तौर से दूसरे अगर चुनाव आयुक्त की बात करें तो डॉक्टर जोशी भी अब चुनाव आयुक्त के तौर पर उनका चयन इसी नए कानून के तहत हुआ है। तो उनका भी अनुभव है, और कह सकते हैं कि अब चुनाव आयोग की जो पूरी टीम है वो एक साथ ही तैयार हो गई है। हमने पहले देखा था कि काफ़ी समय तक चुनाव आयुक्त की कुछ जो रिक्तियां होती थी भरने में समय लग जाता था, 1-1, 2-2 महीने, 6-6 महीने तक ऐसा हो जाता था। लेकिन अब नए कानून के बाद ये सुनिश्चित है कि जिस दिन रिटायर हैं उसके बाद तत्काल ही जो कमेटी है उसके माध्यम से जो पूरा कोरम है चुनाव आयुक्तों का, तीनों जो मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्तों का, वो पूरा कर लिया गया है। तो निश्चित तौर से जो चुनाव आयोग है उसकी जो कामकाज है उसको और ज़्यादा प्रभावी करने में इन सब दोनों लोगों का अनुभव मिलेगा। और ज्ञानेश कुमार जो कि पहले से ही चुनाव आयुक्त रहे हैं, तो ऐसे में उनका जो अनुभव है मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर देश के लिए बेहद कारगर साबित हो सकता है। बिल्कुल, व्यापक प्रशासनिक अनुभव के मालिक हैं विवेक जोशी भी और ज्ञानेश कुमार भी। और ऐसे में जो है जब नए मुख्य चुनाव आयुक्त की घोषणा हो गई है तो ये जो है अब उनके आगे कई चुनौतियां भी हैं जिससे उन्हें पार पाना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए ऋषि कुमार, और हमारे दर्शकों से ये तमाम अपडेट साझा करने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। आप देखते रहिए DD न्यूज़।
अगर आप एक ऐसी धरती की तलाश में हैं जहां अनंत संभावनाएं और अपार अवसर एक साथ मिलते हों, जहां एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ऑटोमोटिव टेस्टिंग ट्रैक हो और दुनिया के प्रमुख वाहन निर्माता स्थित हों, जहां भारत की 27% ऑर्गेनिक फसलें 11 यूनिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में उगाई जाती हैं, जहां 300 से अधिक फार्मा कंपनियां दुनिया के 160 देशों में दवाइयों का निर्यात कर रही हों, जहां कॉटन, सिल्क और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग नई इंडस्ट्रीज के साथ विकसित हो रही हों, जहां 1 लाख एकड़ से अधिक का इंडस्ट्रियल लैंड बैंक और प्राकृतिक संसाधनों की भरपूर उपलब्धता हो। जब ये सारी संभावनाएं एक जगह मिलती हों, तो समझ जाइएगा कि आप भारत के हृदय मध्य प्रदेश में हैं। स्वागत है आपका 8वें ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। आप आइए और आपको लगे पॉलिसी से आउट ऑफ वे भी जाना हो तो सरकार तैयार है आपकी सारी मदद करने के। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश, अनंत संभावनाओं का प्रदेश। 24 और 25 फरवरी 2025, भोपाल, मध्य प्रदेश। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। भारत सरकार द्वारा किसानों के विकास के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार आश्वस्त है कि किसान फसल काटने के तुरंत बाद उपज का सुरक्षित भंडारण वैज्ञानिक भंडारण संरचनाओं में करें और बाजार में सही दाम मिलने पर ही उसे बेचें। किसानों द्वारा WDRA पंजीकृत गोदामों में रखी हुई उपज पर बैंक से ऋण लिया जा सकता है। भारत सरकार ने एक डिजिटल गेटवे ई किसान उपज निधि का विकास किया है। इससे किसान को बैंक के पास बार बार जाने की आवश्यकता नहीं होगी। किसान जन समर्थ पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे। गेटवे का रूल इंजन आवेदक की अर्हता चेक करेगा तथा विभिन्न विकल्प प्रस्तुत करेगा। चयनित विकल्प के आधार पर संबंधित बैंक ऋण राशि का वितरण करेगा। इस डिजिटल गेटवे के माध्यम से उन्हें अपनी फसलों को सही दाम में बेचने की आजादी मिलेगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा और नया सवेरा में अब बात होगी दिल्ली सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी की। जी हां, दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में एक बार फिर से सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होने जा रहा है और इस बार भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के तहत दिल्ली सरकार और MCD ने मैदान को सजाने का काम शुरू कर दिया है। यहां पर 20 फरवरी को होने वाले इस शपथ ग्रहण समारोह में नवनियुक्त मुख्यमंत्री और उनके सहयोगी मंत्री शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, विनोद तावड़े, तरुण चुग समेत कई नेता रामलीला मैदान पहुंचेंगे। सूत्रों के अनुसार दिल्ली में बीजेपी विधायक दल की बैठक 19 फरवरी को होगी, जिसमें दिल्ली के नए CM के नाम पर मोहर लगेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए बीजेपी ने 2/3 बहुमत हासिल कर आम आदमी पार्टी को 1 दशक बाद सत्ता से बाहर किया है। परिणाम आने के बाद से ही दिल्ली में सरकार गठन को लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है। दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। तो दिल्ली में सरकार गठन को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है, तो मुख्यमंत्री के नाम पर भी सस्पेंस बरकरार है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर फैसला नहीं ले पाने का आरोप लगा रही है, तो भाजपा ने कहा है कि 20 फरवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा। दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बात पर भले ही अभी सस्पेंस बना हुआ हो और संभावित 19 फरवरी को दिल्ली में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नए CM के नाम का ऐलान किया जाएगा। लेकिन कहा जा रहा है कि 20 फरवरी को जो शपथ ग्रहण की तारीख है वो तय हो गई है और जगह भी तय हो गई है
जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होना है और वहां पर तैयारियां शुरू हो गई है। दिल्ली में गुरुवार के दिन नई सरकार का गठन हो जाएगा। इस अवसर पर रामलीला मैदान पर दिल्ली, देश और विदेश के लोग नए मुख्यमंत्री को शपथ लेते देखेंगे। ये चेहरा कौन होगा, अभी इस पर संशय बरकरार है और राजनीतिक हलकों में इसे लेकर कयासबाजी भी तेज हो गई है। ये सब बेचैनी है आम आदमी पार्टी की, उनको बेचैन रहने दीजिए। बहुत जल्दी, हमको लगता है 2-3 दिन में ही आपको सारी सूचना और दिल्ली को सब सूचना आ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी ऐसा 5 साल कार्य करेगी। हमारा मुख्यमंत्री इतना अच्छा होगा कि दिल्ली को हम 5 साल में उसकी मैक्सिमम समस्याओं से मुक्त कर देंगे। 10 दिन बीत गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पर निर्णय नहीं ले पाई है। आज ये बिल्कुल साबित हो गया है दिल्ली वालों के सामने कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री का कोई भी चेहरा नहीं है। इस बीच दिल्ली सरकार के शपथ ग्रहण और सरकार गठन को लेकर भाजपा की बैठक हुई। इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। आम आदमी पार्टी 5 महीने तुम्हारा मुख्यमंत्री जेल में रहा, उस समय दिल्ली को बताया था कौन है मुख्यमंत्री? आतिशी मार लेना, आपके पास कुछ बचा नहीं है कहने को, क्योंकि किस्मत से आप विधायक तो दोबारा बन गई हैं, पर आपकी पार्टी के लोग ही आपको नेता प्रतिपक्ष मानने को तैयार नहीं है। गौरतलब है कि दिल्ली चुनाव के नतीजे घोषित हुए 10 दिन बीत चुके हैं। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अभी तक कई नाम सामने आ चुके हैं। पार्टी का कहना है कि विधायक दल की बैठक के बाद ही मुख्यमंत्री पद के चेहरे का ऐलान किया जाएगा। पार्टी के नेताओं ने बताया कि दिल्ली में नए सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए शासित राज्यों के सीएम भी शामिल होंगे। ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और धीरज कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुप्रभात धीरज। देखिए, दिल्ली में सरकार गठन की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। कल विधायक दल की बैठक भी होनी है, जिसमें मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा इस बात का भी ऐलान हो जाएगा और परसों जो है शपथ ग्रहण होगी। तमाम नाम आगे चल रहे हैं, बड़े नाम हैं, लेकिन क्या कह सकते हैं कि जो बड़े नाम हैं उन पर भरोसा जताएगी बीजेपी, या फिर पहले हमने बहुत सारा रिकॉर्ड देखा है कि कोई ऐसा नया चेहरा कुछ ऐसा सस्पेंस उसको खत्म करेगी बीजेपी? एक बार फिर चौंकाएगी? बिल्कुल सही कहा, तैयारियां तेज हो गई है और जिस तरीके से हमने देखा कल कि रामलीला ग्राउंड जो है इसके लिए तैयार है और कहा जा रहा है कि ये 3 स्टेज बनाए जा रहे हैं और 150 से अधिक अतिथि उसमें शामिल होंगे। 20 राज्यों के जो मुख्यमंत्री के आने की संभावना है, केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे, प्रधानमंत्री खुद उसमें शामिल रहेंगे, गृह मंत्री शामिल रहेंगे। तो जो तैयारियों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है और ये सस्पेंस अब एक तरीके से कह सकते हैं कि अब इसे कुछ ही घंटों में खत्म होने वाला है, क्योंकि आज शाम भी भारतीय जनता पार्टी की बैठक होने वाली है और उस बैठक में जो शपथ ग्रहण समारोह के बारे में की जो तैयारियां हैं उसके बारे में एक तरीके से चर्चा होगी। सीटिंग अरेंजमेंट्स के बारे में चर्चा होगी, जो गेस्ट आएंगे उनका सीटिंग क्या होगा उसके बारे में चर्चा होगी। हालांकि जो मुख्यमंत्री का जो पद है, मुख्यमंत्री पद के लिए भी जरूर एक सस्पेंस है, वो कायम है। और आप जानते हैं कि जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी अंत समय में लोगों को चौंकाती है, तो दिल्ली में भी आपको कोई चौंकाने वाला मुख्यमंत्री ही मिलेगा, क्योंकि पार्टी जो मुख्यमंत्री के नाम पर बृहत स्तर पर एक तरीके से बैठकें कर रही है कि कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री, और जो न केवल दिल्ली की समस्याओं को खत्म कर सके, दिल्ली में जो बीते 10 साल 11 सालों में जो उनकी टूटी सड़कें हैं, पर्यावरण की समस्या है, यमुना की सफाई है, या शिक्षा स्वास्थ्य की जो जिस तरीके से लोगों को परेशानी उठाना पड़ा है, उनको दूर करने वाला मुख्यमंत्री होना चाहिए। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो दिल्ली की राजनीति को साध सके, दिल्ली की राजनीति में तरीके से आप कह सकते हैं कि जाट वोटर हैं, पंजाबी वोटर है, जिस तरह से वैश्य वोटर है, या पिछड़े समुदाय दलित समुदाय के लोग हैं, पूर्वांचल के लोग हैं, तो इन समुदायों को प्रतिनिधित्व करने वाला एक चेहरा कौन होगा, उस चेहरे की तलाश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रही है, जो कि
दिल्ली की तमाम समस्याओं को भी समझे, उस समस्या के समाधान के लिए एक जो बिल्कुल धीरज, देखिए 27 सालों का सूखा देखा है बीजेपी ने, और उसके बाद इस इतने बड़े जनादेश के साथ आई है दिल्ली में बीजेपी, तो ऐसे में उसके सामने चुनौतियां भी बहुत सारी है। तमाम वादे किए हैं उनको भी पूरा करना है, और कहीं ना कहीं उस दिशा में अभी से जुट भी गए हैं, जिस तरह से यमुना की सफाई पर काम होना शुरू हो गया है। बिल्कुल सही कहा, यमुना की जो समस्या है दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या है, और बीते 40-45 सालों में हमने देखा कि एक तरीके से यमुना विलीन हो गई। यमुना को हम नदी के रूप में नहीं, उनको हम नालों के रूप में हमने तब्दील होते देखा है। और जिस तरीके से जो बड़े बड़े 17-18 जो नाले हैं, ऐसे अगर आंकड़ों के लिहाज से देखें तो जो 22 ऐसे नाले हैं जो कि यमुना में प्रवाहित होते हैं। यमुना की जो केवल यमुना नदी ही नहीं, यमुना की जो सहायक नदी है, चाहे उसको साहिबा नदी कहें या दूसरी तरफ से आप हिंडन नदी कहें, उसका भी एक तरीके से प्रोत्साहन होना जरूरी है, तभी यमुना की सफाई हो पाएगी। और तभी दिल्ली में जो यमुना नदी में जो कचरा प्रवाहित होता है उस कचरे पे रोक लगेगी। और हमने देखा कि बीते 15 सालों में 20 सालों में जिस तरीके से जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी का दिल्ली में निर्माण हुआ, उसके सीवेज सिस्टम की व्यवस्था नहीं हुई। आज भी आंकड़े हमारे पास हैं कि जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी के 1000 से अधिक कॉलोनियों का कचरा सीधे यमुना नदी में प्रवाहित होता है। तो जो सबसे प्रमुख बातें हैं कि इंडस्ट्रियल कचरा कैसे यमुना में प्रवाहित नहीं हो, दिल्ली का कचरा कैसे यमुना में प्रवाहित नहीं हो, तो इसके लिए एक जो बड़ी तैयारी एलजी की तरफ से पहले भी, हालांकि एलजी ने पहले भी कहा था यमुना नदी के सफाई के बारे में बार बार आगाह किया आम आदमी पार्टी की सरकार को कि यमुना की सफाई हो। और यमुना की सफाई का मसला केवल यमुना नदी की शुद्धता से तक सीमित नहीं है। हम जानते हैं कि दिल्ली में अगर शुद्ध पानी की व्यवस्था आपको घर घर तक पहुंचानी है, लोगों को शुद्ध पीने के लिए देना है, तो आपको यमुना नदी की सफाई किसी भी कीमत पर करनी होगी। तो बिल्कुल यमुना जी धीरज, शपथ ग्रहण समारोह की जो है तैयारियां जारी हैं, और कल ये सस्पेंस भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा कि कौन होगा मुख्यमंत्री, और किस चेहरे को जो है भरोसा जताया जाएगा। तमाम चुनौतियां हैं, उनसे भी पार पाना है, और उसके लिए जिस तरह से देखा जाए तो अभी से तैयारी भी शुरू हो गई है। तमाम समीकरणों को साधने की भी कोशिश होगी। आगे भी आपसे संपर्क करेंगे, ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे। फिलहाल धन्यवाद ये तमाम अपडेट साझा करने के लिए। और कांग्रेस के बड़े नेता और राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु सैम पित्रोदा ने चीन को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिसको लेकर राजनीतिक भूचाल आ गया है। जी हां, सैम पित्रोदा ने चीन को दुश्मन मानने की सोच को गलत बताया है, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। वहीं विवाद बढ़ने के बाद कांग्रेस ने सैम पित्रोदा के बयान से पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन कांग्रेस और उनके शीर्ष नेतृत्व की साख पर बट्टा तो लग ही गया है। I don't know what is the threat from China. I think there is always this thing blown out of at times proportion. ये निंदनीय है, भर्त्सना योग्य है, और ये भारत और भारतीय सेना, भारतीय सैनिकों के बलिदान का घनघोर अपमान है। To assume that China is the enemy from day one, it's just not fair, not just to China but to anybody. सैम पित्रोदा का बयान ये स्पष्ट करता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी हैज अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर चाइना। कांग्रेस की विदेश इकाई के प्रमुख सैम पित्रोदा रहते अमेरिका में हैं और कथित तौर पर बयान भारत के खिलाफ देते हैं, जो उनकी पार्टी के लिए गले की फांस बन जाता है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राहुल गांधी के करीबी सैम पित्रोदा ने कहा है कि चीन से खतरे को अक्सर बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। अब समय आ गया है कि हम पड़ोसी देश को पहचानें और उसका सम्मान करें। पित्रोदा का बयान सामने आना भर था कि देश में इस मुद्दे पर सियासी वार पलटवार शुरू हो गया। कांग्रेस को इस मुद्दे पर बैकफुट पर आना पड़ा और एक तरह से उसने उनके बयान से पिंड छुड़ाया। पार्टी की ओर से जयराम रमेश ने कहा कि सैम पित्रोदा द्वारा चीन पर व्यक्त किए गए कथित विचार निश्चित रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विचार नहीं हैं। चीन हमारी विदेश नीति, बाह्य सुरक्षा और आर्थिक क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है।
इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा के चीन के समर्थन में दिए गए बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सैम पित्रोदा राहुल गांधी के गुरु हैं। राहुल गांधी ने पीपुल्स लिबरेशन पार्टी ऑफ चाइना के साथ एक गुप्त संधि पर भी हस्ताक्षर किए हैं। कांग्रेस पार्टी के चीन के साथ हुए करार का इजहार सैम पित्रोदा ने दिन दहाड़े कर दिया है। प्रत्यक्ष रूप से साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। और ऑन द लाइटर नोट मैं कहना चाहूंगा, हिंदी में कहावत होती है, गुरु गुड़ रह गए और चेला शक्कर हो गए। मगर यहां जो चेला है वो तो गुड़ रह गए और गुरु चीनी हो गए। सैम पित्रोदा ने अपने बयान में ये भी कहा कि जरूरत है हमें कमांड और कंट्रोल की मानसिकता से बाहर निकलना होगा। चीन चारों ओर है, चीन बढ़ रहा है, हमें इसे पहचानना और समझना होगा। भाजपा ने आरोप लगाया कि पित्रोदा का बयान भारत की अस्मिता पर गहरा आघात है। पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी ने भी इसी तरह के कई बयान दिए हैं जिससे उनका चीन प्रेम जगजाहिर होता है। ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और असम भाजपा ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की ब्रिटिश मूल की पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न के साथ पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख के संबंधों को लेकर जवाब मांगा है। भाजपा ने गौरव गोगोई से पूछा है कि आपकी पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न ने शादी के 12 साल बाद भी भारतीय नागरिकता हासिल करने से आखिर इनकार क्यों कर दिया है? आपके बच्चे माया और कबीर यात्रा के लिए किस पासपोर्ट का उपयोग करते हैं, भारतीय या ब्रिटिश? क्या एलिजाबेथ कभी पाकिस्तानी सरकार के किसी अधिकारी से मिली हैं? यदि हां, तो क्या आप ऐसी बातचीत के बारे में विवरण प्रकट करेंगे? क्या एलिजाबेथ ने सीनेटर टॉम ओडाल के सहयोगी के रूप में काम करते हुए पाकिस्तान के पक्ष में नीतियां बनाने में कोई भूमिका निभाई थी? क्या एलिजाबेथ जॉर्ज सोरोस से जुड़े किसी व्यक्ति या संगठन के संपर्क में रही हैं? क्या आप ऐसी जानकारी जनता के सामने प्रकट करेंगे? पाकिस्तान में रहते हुए क्या एलिजाबेथ भारत के खिलाफ गतिविधियों में शामिल किसी व्यक्ति या समूह से मिली? भारत के लिए अपनी वीजा आवेदन प्रक्रिया के दौरान क्या एलिजाबेथ ने पाकिस्तानी संगठनों के साथ किसी जुड़ाव का खुलासा किया? क्या एलिजाबेथ के बहनोई का ईसाई संगठनों से कोई संबंध है और क्या ऐसे संगठन ने किसी भी तरह से आपकी सहायता की है? क्या आप पाकिस्तान उच्चायोग के साथ अपनी बैठक का पूरा विवरण प्रकट करेंगे? क्या आपने पाकिस्तान उच्चायोग के साथ अपनी मुलाकात के बारे में भारत सरकार या फिर कांग्रेस पार्टी को सूचित किया? पाकिस्तान उच्चायोग से मुलाकात के बाद भारतीय सेना को लेकर संसद में सवाल उठाने के पीछे आपकी असल मंशा आखिर क्या थी? क्या आपके एनजीओ फॉर्म टू फूड को जॉर्ज सोरोस या फिर किसी ईसाई संगठन से कोई वित्तीय सहायता मिली है? भाजपा ने कहा कि जनता इन सवालों के स्पष्ट जवाब चाहती है। और अमेरिकी सरकार के सरकारी दक्षता विभाग ने यह खुलासा किया है कि यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी कि यूएसएआईडी ने भारतीय चुनावों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए 2.1 करोड़ अमेरिकी डॉलर की फंडिंग की थी। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री संजीव सान्याल ने कहा है कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि ये राशि किसको और क्यों दी गई और जिसे दी गई उन्होंने इस राशि का आखिर क्या किया। संजीव सान्याल ने यह भी कहा है कि भारत की चुनावी प्रक्रिया में किसी भी विदेशी एजेंसी की कोई भी दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। हमारे वोटर टर्नआउट को बढ़ाने के लिए $21 मिलियन खर्च किया गया और वो एक साल में, उसके आगे पीछे बहुत दूसरे चीज़ों के लिए भी खर्च किया गया होगा। अब ये पैसा किसको दिया गया, क्यों दिया गया, ये सब हमें इस पे भी हमें आंकड़े चाहिए, किसको और जिनको दिया गया उन लोगों ने क्या किया। एक विदेशी कोई एक एजेंसी हमारे देश में हमारे इलेक्शन में किसी भी तरह का दखलंदाजी करे कि मैं नहीं करता कि इस पार्टी को उस पार्टी को, किसी के साथ भी उनका इसमें उनका क्या लेना देना है। तो पहली बात यह है कि ये पहले से ही अलाउड नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है कि अगर किया भी है तो $21 मिलियन खर्च तो किया लोगों ने ना, हम तो कह रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं। तो फिर
बताइए कि किस चीज़ पे खर्च किया, आप इसको चोरी छिपे क्यों बता रहे हैं? तो विवादों में फंसते जा रहे हैं कई दिग्गज कांग्रेसी। और अब बात करेंगे हम दिव्य भव्य महाकुंभ की। तो हम बात कर रहे हैं महाकुंभ में विशेष इंतजामों की। प्रयागराज में जारी दिव्य और अलौकिक महाकुंभ आज 37वां दिन है इसका, और महाकुंभ की पवित्रता और सनातन के प्रति लोगों में बढ़ रही रुचि से संगम तट पर पवित्र स्नान करने वालों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। महाकुंभ में पवित्र स्नान करने वाले स्नानार्थियों की संख्या 54 करोड़ के पार पहुंच गई है। सोमवार को महाकुंभ में करीब 1.5 करोड़ लोगों ने पवित्र आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और वहां की शानदार व्यवस्था लोगों को खूब रास आ रही है। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज महाकुंभ को भारत की आस्था और एकात्मता का जीवंत प्रतीक बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने भी संगम तट पर पहुंचकर पवित्र स्नान किया और इस दौरान उन्होंने अपने परिवार संग संगम तट पर पूजन अर्चना भी की। केंद्रीय मंत्री ने अपने सोशल मीडिया मंच एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि आस्था के महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में दिव्य स्नान करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने अपने स्नान से जुड़ी तस्वीरें भी साझा की। और राष्ट्रीय परशुराम परिषद के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री सुनील भराला ने प्रयागराज महाकुंभ को भव्य बताया है। उन्होंने इतने बड़े आयोजन के लिए महाकुंभ से जुड़े सभी लोगों को बधाई दी है। महादेव जी के आशीर्वाद से बहुत दिव्य कृपा हम सब पर है और कुंभ में जो आज लगभग 50 करोड़ परिवार के लोगों ने यहाँ पर डुबकी लगाई है मां गंगा के इस तट पर, जो 144 साल बाद ये दिव्य कुंभ जो आया है हमारे सनातन हिंदुओं की भारतीय संस्कृति की परंपरा के अनुरूप, तो ये एक अपने आप में एक अद्भुत है और श्रद्धालुओं का जिस प्रकार का एक आकर्षण का केंद्र है, यानी कि जो 200 किलोमीटर जाम में झेल करके भी और यहाँ गंगा माँ के दर्शन करने के लिए उसकी आस्था का ये एक बड़ा प्रतीक और एक संदेश है। वो जरा सा भी इस पर तनिक भी ना तो उसकी घबराहट है ना वो विचलित हो रहा है और वो अपने आस्था को लेकर के महादेव जी के आशीर्वाद से यहाँ पर आ रहा है। नया सवेरा में खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि मंगलवार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2016 में शुरू की गई ये योजना फसलों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान के खिलाफ एक सुरक्षा कवच प्रदान करती है। ये सुरक्षा न केवल किसानों की आय को स्थिर बनाती है बल्कि उन्हें नई पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित भी करती है। इसका मकसद ओलावृष्टि, सूखा, बाढ़, चक्रवात, भारी और बेमौसम बारिश, बीमारी और कीटों के हमले आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से हुई फसल क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। योजना की सफलता और क्षमता को देखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी 2025 में 69,500 करोड़ रुपए से अधिक के कुल बजट के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को वर्ष 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार होगा अखबारों का जायजा। देखते रहिए नया सवेरा। क्या आप अक्सर अपने वाहन के लिए फ्यूल भरने से थक गए हैं? कुशलतापूर्वक ड्राइविंग ही एकमात्र रास्ता है। अपने आगे के ट्रैफिक का ध्यान रखकर ईंधन की लागत बचाएं ताकि आप गाड़ी को धीमी कर सकें। गाड़ी चलाने की गति प्रति घंटे 55 किलोमीटर से कम बनाए रखें।
सही गियर और क्लच का इस्तेमाल करें, एयर कंडीशनर का कम इस्तेमाल करें, लाल बत्ती पर अपने वाहन को बंद कर दें, होशियारी से ड्राइव करें और अपनी बचत को बढ़ाएं। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पैसा बचाना पैसा कमाने के बराबर है। अब मैं खुश हूँ कि मैं अपने पीएनजी स्टोव की वजह से हर महीने कुछ पैसे बचा सकती हूँ। जैसे ये 20 से 25% तक फ्यूल के उपयोग को कम कर देता है। मेरा पीएनजी स्टोव ISI मार्क के साथ 100% सुरक्षित भी है। इसके अलावा पीएनजी फ्यूल के रूप में पूरी तरह से जलता है, जिससे इसे पर्यावरण के अनुकूल फ्यूल के नाम से जाना जाता है। तो पीएनजी फ्यूल का उपयोग करें और मेरी तरह पैसे बचाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा और नया सवेरा में अब बारी है अखबारों की सुर्खियों की। अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं। स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ हमारी सहयोगी भावना नैयर। भावना, क्या कुछ है आज अखबारों से खास? शैला, गुड मॉर्निंग। और अगर आज के अखबारों की बात करें तो जिन खबरों को प्रमुखता से आज अखबारों में जगह मिली है वो है सैम पित्रोदा से जुड़ी खबर, जिसे मुख्य पृष्ठ पे सभी अखबारों ने अपने अखबार में प्रकाशित किया है। उसमें कांग्रेस के विदेश इकाई के प्रमुख सैम पित्रोदा अपने विवादित बयानों के लिए तो जाने जाते हैं। अब एक और बयान से कांग्रेस की वो गले की फांस बन गया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि चीन से खतरे को अक्सर बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है भारत, और भारत को चीन को दुश्मन मानना बंद कर देना चाहिए। ऐसे में भाजपा लगातार अब हमलावर होती हुई नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस ने कहा है कि हमारा इस बयान से कोई लेना देना नहीं है। वहीं भाजपा कह रही है कि वो भारत की अस्मिता, कूटनीति और भारत की संप्रभुता प्रभुता पर गहरा असर डाल रहा है सैम पित्रोदा का ये बयान। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई है और पूजा कानून से जुड़ी हुई। पूजा स्थल विशेष कानून पर याचिकाओं की बाढ़ से सुप्रीम कोर्ट नाराज नजर आ रहा है और उन्होंने कहा है कि जिस नई याचिकाओं पर नोटिस नहीं जारी किए गए हैं उन्हें खारिज कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि 1991 के कानून से संबंधित लंबित नोटिस की जो नोटिस मिले हैं उनकी सुनवाई जो है अप्रैल से शुरू होने वाली है। और उन्होंने बताया है कि धार्मिक चरित्र को 15 अगस्त 1947 के अनुसार बनाए रखने का प्रावधान इस कानून में है। और बताया है कि प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा है कि रिट याचिकाकर्ता नए आधार पर उठाते हैं और आवेदन दायर कर सकते हैं। साथ ही 3 न्यायाधीशों की पीठ 1991 के कानून से लंबित नोटिस के बाद याचिकाओं की सुनवाई जो है अप्रैल में सुनवाई शुरू करेगी। अगली खबर रणवीर इलाहाबादिया से जुड़ी हुई है। यूट्यूब पर जिस तरीके से आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी दी गई है उसके बाद उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और आज सुप्रीम कोर्ट में उनकी सुनवाई है। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने भी पूछताछ के लिए उन्हें तलब किया था, लेकिन वो नहीं पहुंचे और साथ ही साथ महिला आयोग में भी नहीं पेश होने पर उनकी सुनवाई अब अगली तारीख के लिए टाल दी गई है। 17 तारीख को उन्हें पेश होना था। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। देखना होगा कि क्या उन्हें राहत मिलती है या उनकी मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आती हैं। अगली खबर भारत के पनडुब्बी क्षेत्र से जुड़ी हुई। मत्स्य 6000 है जो देश की चौथी पीढ़ी को गहरे समुद्र में चलने वाली पनडुब्बी का परीक्षण हुआ है। पायलट प्रोजेक्ट है अभी, लेकिन इस साल के अंत तक 500 मीटर का ट्रायल होने वाला और बेहद ही खास बातें इस पनडुब्बी से जुड़ी हुई हैं। 2025 के अंत तक 500 मीटर की गहराई पर परीक्षण किया जाएगा। इसके साथ ही पानी के बेहतर प्रकाश के लिए कैमरों की विशेष व्यवस्था की गई है इस पनडुब्बी में और सभी उपप्रणालियों को स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है। तो आत्मनिर्भरता के कदम आगे बढ़ता हुआ भारत। और चलते चलते एक और खबर की बात कर लेते हैं। पीएफ से जुड़ी ये खबर है। पीएफ खाते में निश्चित ब्याज मिलने वाला है। सरकार तैयारी कर रही है। ईपीएफओ राहत देने के लिए अलग से रिजर्व फंड बनाने वाला है। आपको बता दें कि ईपीएफओ का जो पीएफ है वो कई जो उसमें निवेश है वो शेयर बाजार में भी करता है, लेकिन एक रिजर्व फंड होना जरूरी है ताकि एक निर्धारित ब्याज दर मिल सके। इस पर काम किया जा रहा है और आपको बता दें कि ब्याज दरों पर फैसला 28 फरवरी को संभव है। इससे पहले अगर ईपीएफओ की बात करें तो 1952-53 में ईपीएफओ 3% सिर्फ ब्याज दर प्रदान करता था। फिर 2000-2001 तक ये 12% तक रहा और आज जो इस ब्याज दर है वो 8.25% जो है पीएफ की ब्याज दर है। तो अगर शैला आज के खबरों की बात करें, अखबारों के में प्रकाशित खबरों की बात करें तो ये कुछ मुख्य सुर्खियां हैं जिन्हें आज अखबारों ने जगह दी है।
बहुत बहुत धन्यवाद भावना, इतने कम समय में इतनी सारी सुर्खियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद। और आपको बता दें कि आज रामकृष्ण परमहंस की जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें नमन किया है और एक वीडियो भी साझा किया है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक ऐसे संत थे जिन्होंने मां काली का स्पष्ट साक्षात्कार किया था, जिन्होंने मां काली के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था। वो कहते थे, ये संपूर्ण जगत, ये चराचर सब कुछ मां की चेतना से व्याप्त है। यही चेतना बंगाल की काली पूजा में थी। यही चेतना बंगाल और पूरे भारत की आस्था में दिखती है। इसी चेतना और शक्ति के एक पुंज को स्वामी विवेकानंद जैसे युग पुरुषों के रूप में स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने प्रदीप्त किया था। मैं गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस जी को उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। और अब खबरें देखते हैं खेल जगत से। रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले खेले जा रहे हैं। अहमदाबाद में पहले सेमीफाइनल में गुजरात का सामना केरल से हो रहा है और इस मैच में केरल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। वहीं नागपुर में दूसरे सेमीफाइनल में विदर्भ और मुंबई आमने सामने है। विदर्भ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पहले दिन का खेल खत्म होने तक विदर्भ ने 5 विकेट खोकर 308 रन बना लिए हैं। वीमेंस प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। रेणुका सिंह को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पांचवें खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का दूसरा चरण गुलमर्ग में पर्याप्त बर्फबारी नहीं होने के कारण स्थगित कर दिया गया है। इसकी नई तारीखों का ऐलान मौसम में सुधार होने पर किया जाएगा। 24 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता नोवाक जोकोविच ने टेनिस के एंटी डोपिंग प्रोटोकॉल की आलोचना की है। कहा है ये प्रोटोकॉल सजा तय करते हुए कुछ शीर्ष खिलाड़ियों का पक्ष लेते हैं। और नया सवेरा में देखते हैं मौसम का हाल।
आपको बता दें कि महाकुंभ मेला क्षेत्र के गंगा पंडाल में प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना रंजना गौहर और उनकी टीम ने ओम नमः शिवाय पर भावपूर्ण नृत्य प्रस्तुति दी, जो श्रद्धालुओं के दिलों को छू गई है। नया सवेरा के अंत में आप लीजिए रंजना गौहर एंड टीम की इस प्रस्तुति का आनंद। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।